हेलो बच्चों, मोशन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल और कैसे हो भी भाई। पहला लेसन आपने पढ़ा तो बेटे उसमें अपन ने मेंडलवाद क्या है ना, गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, ये चीजों के बारे में पढ़ा। आज अपन एक नया अध्याय लेकर आए हैं और ये अध्याय होगा बेटे यानी वंशागति का आणविक सिद्धांत। यानी आपको इसमें ये जानना है कि जो वंशागति होती है ये बेटे वंशागति किन अणुओं के माध्यम से होती है या वो अणु कौन से होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे वंशागति की अगर बात आती है तो बेटे इसमें आपको डीएनए याद आता है। तो यहाँ अपन को पूरी डिटेल जो लेनी है बच्चों वो लेनी है डीएनए के बारे में। और डीएनए के साथ में एक अणु और पाया जाता है और इस अणु को अपन कहते हैं आरएनए। तो डीएनए और आरएनए मिलकर यहां पर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो बेटे इस अध्याय के अंदर अपन को वंशागति का आणविक सिद्धांत ये पढ़ना है, यानी किन किन अणुओं के आधार पर ये वंशागति होती है या आनुवांशिकी लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो कई बच्चे ये जानते हैं कि गुणसूत्र, तो गुणसूत्र बेटे क्या है, यह आनुवांशिक वाहक है, लेकिन जिसकी वजह से आनुवांशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वह क्या है बच्चे, वह डीएनए है, वह जीन है। तो जीन किसके ऊपर बैठी रहती है, गुणसूत्रों के ऊपर, और गुणसूत्रों के माध्यम से ये जो डीएनए है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और इसी घटना को अपन यहां पर कहेंगे वंशागति का आणविक सिद्धांत। तो इसमें अंदर अपन सबसे पहले जो लेंगे वो सबसे पहले लेंगे बच्चों यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ न्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाता है, क्या जवाब है आपके पास में? तो न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है ये बेटे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और जिस रूप में पाया जाता है तो ये गुणसूत्रीय धागों के रूप में पाया जाता है। और गुणसूत्रीय जो धागे होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल और किसके बने होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए के बने होते हैं। तो यहां अपन देखते हैं बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर होगा यानी न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान रखना, आज अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में यहां पर बेटे पहला टॉपिक मेरा होगा इंट्रोडक्शन, यानी यहां पर होगा परिचय। तो अब आपको सारी जानकारी लेनी है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है ये इस धरती पर जीवन का पहला संकेत है। कैसे पहला संकेत है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल बना होता है डीएनए और आरएनए से। और बेटे डीएनए के अंदर स्वद्विगुणन की क्षमता होती है और स्वद्विगुणन की क्षमता होने के कारण यह जीवन का पहला संकेत है जिसके दौरान कोई अणु अपने जैसे अणु को बनाने की क्षमता रखता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जीवन का पहला संकेत है। थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक माइशर एक वैज्ञानिक हुआ बेटे। कौन सा वैज्ञानिक, यानी पहला पॉइंट आप इसका लेंगे तो ये यहां पर लेंगे फ्रेडरिक माइशर। फ्रेडरिक माइशर, इसको एफ माइशर भी कहते हैं, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, यानी न्यूक्लिक एसिड की खोज। तो बेटे सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल को खोजने वाला जो वैज्ञानिक है यह वैज्ञानिक कौन सा है, फ्रेडरिक माइशर। अगेन रिपीट करो, कौन सा वैज्ञानिक है, फ्रेडरिक माइशर। उसके बाद में ये जो नाम दिया, यानी यहां पर न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया ये वैज्ञानिक बेटे आल्टमान। तो आल्टमान में आपको याद रखना है न्यूक्लिक एसिड यानी नाम दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, खोजा किसने था, वापस बताओ जल्दी, किसने खोजा, फ्रेडरिक माइशर ने। और नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया किसने, आल्टमान ने। फ्रेडरिक माइशर ने इसको खोजा तो सही, लेकिन क्या कहा बेटे इसे, यानी यहां कहा न्यूक्लिन कहा। यह भी आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक माइशर ने इसको खोजा लेकिन न्यूक्लिक एसिड ने कहा, क्या कहा उसने, इसको न्यूक्लिन कहा। और न्यूक्लिक एसिड जो नाम देने वाला वैज्ञानिक है यह वैज्ञानिक है बेटे आल्टमान। उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड कहां उपस्थित होगा, इसके अक्रेंस क्या है, तो इसके अक्रेंस होगी बेटे यानी केंद्रक, यानी ये केंद्रक में होगा। किस रूप में होगा, तो बेटे ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है गुणसूत्रीय
गुणसूत्रीय धागे। यानी आपको यह भी याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड कहां प्रेजेंट होगा। कोई पूछ ले आपसे कि द न्यूक्लिक एसिड आर द फाउंड इन, यानी न्यूक्लिक एसिड आपको कहां मिलेगा, तो न्यूक्लिक एसिड बेटे केंद्रक में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, तो यह पाया जाएगा गुणसूत्रीय धागों के रूप में। और ये जो गुणसूत्रीय धागे होते हैं ये बने होते हैं बेटे, एक तो बने होंगे ये किसके, यानी न्यूक्लिक एसिड के, और एक ये किसके बने होंगे, यानी प्रोटीन के। तो ये दो बिंदु आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति कहां याद हुई आपको, केंद्रक। यानी केंद्रक जो होता है इसमें बेटे, केंद्रक जो यहां पर है, इस केंद्रक के अंदर इस तरह से ये लंबे लंबे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गुणसूत्रीय धागे कहेंगे। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये बने होते हैं बेटे न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के। तो क्या याद रहेगा, कहां प्रेजेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक के अंदर। किस रूप में पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड, गुणसूत्रीय धागों के रूप में। यानी गुणसूत्रीय जो धागे हैं ये बने होंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। यहां तक क्लियर। इनमें कौन कौन से तत्व यहां पर रहेंगे, यानी यहां आप देखिएगा इसमें उपस्थित एलिमेंट यानी उपस्थित तत्व, तो बेटे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और साथ में फॉस्फेट भी इसमें पाया जाता है। लेकिन बच्चों याद रखना इसमें सल्फर क्या होता है, सल्फर इसमें अनुपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाने वाले तत्व, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फेट। लेकिन क्या नहीं पाया जाता बच्चों, तो इसमें जो है सल्फर नहीं पाया जाता। सल्फर जो पाया जाता है वह बेटे डीएनए आरएनए में नहीं पाया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें सल्फर नहीं रहेगा। उसके बाद में आगे अपन देखें तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी यहां पर आपको याद रखिएगा कि बेटे जो न्यूक्लिक एसिड है ये कई सारी न्यूक्लियोटाइड को मिलकर बना होगा। तो इसे आप क्या कह सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी इसमें कई सारी न्यूक्लियोटाइड होगी, जैसे N1, N2, N3 और N4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड बेटे बना किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कई सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर जब एक लंबी श्रृंखला बनाती है तो इस लंबी श्रृंखला को आप क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार, इस तरह से बेटे कई सारी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेगी तो एक लंबी श्रृंखला बनेगी और उस लंबी श्रृंखला को आप क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या होगी, तो बच्चों यहां पर आप देखो, यानी न्यूक्लिक एसिड की इकाई, न्यूक्लिक एसिड की इकाई। तो बेटे न्यूक्लिक एसिड की इकाई, तो ये इकाई कहलाएगी यानी न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। कई न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक श्रृंखला है जिसे आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो बेटे न्यूक्लिक एसिड की जो इकाई बनेगी वो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगी। कैसे बनेगी कि यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि कई सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ रचना, यह कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेटे न्यूक्लिक एसिड जो एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसकी इकाई क्या होगी, तो जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड होगी। तो ये आपको याद रखना है बेटे, यानी इसका परिचय के बाद में अपन आगे चलते हैं तो हमारे यहां पर इसका दूसरा पार्ट आएगा बेटे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। यानी यहां पर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है। तो याद रखना बेटे, न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होगा, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, तो न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण है ये बेटे यहां पर होगा तीन प्रकार के अणु द्वारा।
3 प्रकार के अणु द्वारा। तो देखो कैसे होगा कि यहां पर सबसे पहले हमारे पास में होंगे नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक पहले किससे जुड़ेंगे बेटे? तो ये यहां पर जुड़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक यानी शर्करा से। नाइट्रोजन क्षारक, और ये नाइट्रोजन क्षारक यहां पर आप इसको बाइंड करवाएंगे तो ये बाइंड आप किससे करवाएंगे? शुगर यानी शर्करा। शर्करा। अब ये नाइट्रोजन क्षारकों को बेटे अपन NB लिखते हैं और शुगर को क्या लिखते हैं? शर्करा। जैसे ही शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक को मिलाया जाएगा तो बेटे एक बॉन्ड बनेगा। यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से यहां पर क्या बनेगी? सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगी। न्यूक्लियोसाइड बनेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर बेटे ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किसके मिलने से बनी? तो क्या जवाब है आपके पास में? नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के मिलने से बनी। उसके बाद में ये जो नाइट्रोजन क्षारक है, ये नाइट्रोजन क्षारक आगे चलकर जो न्यूक्लियोसाइड है ये आपस में ये इसमें किससे जुड़ेगी बेटे? P से। और बॉन्ड होगा यहां पर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और यहां पर बन जाएगी हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो यहां ये बॉन्ड आएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां भी आप लिख सकते हैं कि कई सारी जो न्यूक्लियोटाइड है ये यहां पर बॉन्ड होगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से यहां पर बन जाएगी हमारे पास में यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी को आप क्या कहेंगे? यानी न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर देखो बच्चों एक बार और ध्यान से समझ लो कि नंबर 1 यानी पहला अणु तो कौन सा काम आया? नाइट्रोजन क्षारक। इसको अपन को डिटेल पढ़ना है। दूसरा अणु यहां पर कौन सा काम आया? यानी शर्करा। तो नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा जब मिलते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये बनाते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड। अब जितने नाइट्रोजन क्षारक होंगे उतनी प्रकार की न्यूक्लियोसाइड बनेगी। फिर प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ेगा? ये तीसरा अणु आपको याद रखना है, ये होगा बेटे फॉस्फेट। और फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से जुड़ते ही क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। और जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़ेगी? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो बेटे बन जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही आप क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो दोहराओ वापस, यानी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण 3 प्रकार के अणु द्वारा। नंबर 1 क्या याद होगा बेटे? नाइट्रोजन क्षारक। नंबर 2 शुगर। और नंबर 3 फॉस्फेट। तो कितने प्रकार के अणु पढ़ने वाले हैं अपन इसके निर्माण में? 3 प्रकार के अणु पढ़ने वाले हैं। पहला क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा क्या पढ़ेंगे? यानी शर्करा। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? फॉस्फेट। तो आइए अब बच्चों अपन शुरुआत करते हैं यानी पहले अणु से। और ये पहला अणु हमारा होगा नाइट्रोजन क्षारक। पहला अणु यहां पर होगा बच्चों, ये होगा नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक। अब यहां पर अपन नाइट्रोजन क्षारक की बात करते हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होगा? बताइएगा। जवाब क्या दिया होगा आपने? 2। गलत जवाब। गलत जवाब। आपने क्या सोचा होगा कि बेटे प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक और पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक। नहीं, ये तो नाइट्रोजन क्षारकों के समूह हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं बेटे न्यूक्लिक एसिड में ये टोटल 5 प्रकार के होंगे। और ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक कैसे होंगे? आज तक ये याद रखना, ये याद रखिएगा कि 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होंगे। और ये होंगे आज और तक। ये आज बेटे किस ग्रुप के होंगे? तो ये तो आपको याद आ रहा होगा प्यूरिन ग्रुप है। और ये जो तक होंगे ये तक किस ग्रुप के होंगे? तो ये होंगे पिरिमिडिन ग्रुप। पिरिमिडिन ग्रुप। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक 2 समूह में पाए जाते हैं। पहला समूह अपन लेंगे
तो वह प्यूरिन ग्रुप होगा जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आएगा बच्चों, और दूसरा ग्रुप होगा यानी पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन के अंदर थायमिन, यूरेसिल और क्या आएगा, साइटोसिन। तो यहां अपन पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, तो ये पहला ग्रुप हमारे पास में होगा, यानी याद रखना नाइट्रोजन क्षारक यानी आज तक, लेकिन याद रखना कितने समूह में पाए जाएंगे, 2 समूह में उपस्थित, 2 समूह में उपस्थित, 2 समूह में उपस्थित। अब 2 समूह में उपस्थित, तो पहला समूह अपन यहां पर लेते हैं, पहला समूह बेटे यहां पर लेते हैं प्यूरिन समूह यानी प्यूरिन ग्रुप। नाइट्रोजन क्षारकों का पहला ग्रुप होगा और ये ग्रुप होगा बेटे प्यूरिन। तो प्यूरिन ग्रुप में आपको याद रखना है कि इसमें क्या पाई जाएगी, उपस्थित वलय, यानी प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारकों में जो वलय होगी, ये वलय को आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा बच्चों कि प्यूरिन ग्रुप में उपस्थित वलय, और इस वलय का नाम होगा यानी प्यूरिन वलय। ये याद रखना कि नाइट्रोजन क्षारकों में जो प्यूरिन ग्रुप है, प्यूरिन समूह है, क्यों कहा बच्चों इसे प्यूरिन, क्योंकि इसमें प्यूरिन वलय पाई जाती है, और ये जो प्यूरिन वलय होती है, ये वलय होते बेटे द्विचक्रीय, यानी इस वलय में कितने साइकिल होंगे, तो इसमें 2 साइकिल होंगे। 2 साइकिल कौन कौन से होंगे, तो एक साइकिल तो बेटे इसमें पिरिमिडीन का होगा, पिरिमिडीन, एक तो पिरिमिडीन वलय इसमें पाई जाएगी, ये याद रखना, और एक वलय इसके अंदर होगी इमीडेजोल वलय, ये ध्यान रखना। ये जो वलय होगी बेटे, ये तो षटकोणीय होगी, ये जो वलय होगी, ये वलय होगी षटकोणीय, यानी ये 6 एटम से मिलकर बनी वलय होगी, और ये वाली जो इमिडेजोल है, ये वलय होगी बेटे पंचकोणीय, यानी ये 5 एटम से मिलकर बनी वाली वलय होगी। तो बच्चों अच्छी तरह से देख लें कि प्यूरिन ग्रुप के अंदर उपस्थित वलय जो होगी, ये प्यूरिन वलय होगी और ये द्विचक्रीय होगी। अब ये प्यूरिन वलय कैसी होती है, तो यहां देखो बच्चों, ये वलय ऐसे होती है, यानी यहां पर ये नाइट्रोजन मिलेगा आपको, और यहां पर भी ये नाइट्रोजन रहेगा, और एक नाइट्रोजन यहां पर इसमें इस जगह पर रहेगा, यानी ये यहां पर ये एक तो आपने बना लिया। उसके बाद में बेटे एक नाइट्रोजन यहां बनेगा, एक नाइट्रोजन यहां बनेगा, और ये इस तरह से। अब यहां पर ये इस तरह से इसमें डबल बॉन्ड होंगे, और ये इधर यहां पर H होगा। तो ये तो पहली वलय है और ये वलय है दूसरी। इसमें लेबलिंग आप करोगे नंबर, तो ये एक यहां पर बेटे यहां से शुरू होगा, नंबर यहां से शुरू होगा इसके अंदर, यानी इस जगह से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 एटम वाली वलय है। द्विचक्रीय वलय कितने एटम वाली है, 9 एटम। 9 एटम में आपको याद रखना है कि 4 तो बेटे नाइट्रोजन होते हैं और 5 क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो ये आप यहां पर आप देख लीजिएगा कि प्यूरिन समूह है, प्यूरिन समूह में जो उपस्थित वलय है, ये वलय बेटे प्यूरिन वलय है, और प्यूरिन वलय जो है वह द्विचक्रीय होती है। द्विचक्रीय का मतलब ये है कि इसमें एक तो पिरिमिडीन वलय है जो षटकोणीय होगी, 6 एटम से बनी हुई, और एक जो इमिडेजोल वलय है ये पंचकोणीय होगी बेटे, 5 एटम से बनी हुई, अगर अलग अलग कर देते हैं तो, लेकिन इनको मिलाते हैं तो द्विचक्रीय वलय में टोटल 9 एटम्स होते हैं, जिसमें 4 तो बेटे नाइट्रोजन है और 5 क्या है, कार्बन। अब यहां पर इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं, ये भी ध्यान रखना बेटे, यानी इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है वह अपने 9वें स्थान के एटम्स के द्वारा किससे जुड़ेंगे, ये नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस समूह के नाइट्रोजन बेस अपने 9वें स्थान से, ये ध्यान रखना, अपने 9वें स्थान से या 9वें स्थान के एटम द्वारा, ये ध्यान रखना, 9वें स्थान के एटम द्वारा, 9वें स्थान के परमाणु द्वारा, या अपने 9वें स्थान से शर्करा के C1 कार्बन पर जुड़ते हैं, C1 कार्बन
पर जुड़ते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस समूह के जो नाइट्रोजन सारक होंगे प्यूरिन समूह के, वो नाइट्रोजन सारक या नाइट्रोजन बेस अपने नवे स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? तो इसमें अपन के पास में दो पढ़ेंगे, एक तो ए और प्लस यहां पर जी। तो यहां आप देखिएगा कि ये हमारे पास में ये कोई सा नाइट्रोजन सारे के बेटे, जैसे शुगर है, शुगर का तो हमेशा पहला कार्बन रहेगा, ये शुगर, और साथ में मान लेते हैं ये ए है, और एक में यहां पर जी लेता हूं, और ये यहां पर ये C1 कार्बन है, और ये है शुगर। तो ये तो आपको यहां दोनों आप देख लीजिएगा बच्चों कि यहां पर यानी नाइट्रोजन सारक अपने 90, अब इसका तो क्या होगा यानी N9, इसका भी नाइट्रोजन परमाणु N9, और ये शुगर का कौन सा कार्बन है? पहला कार्बन, ये भी शुगर का पहला कार्बन, और यहां पर जो बंद होगा ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां भी सेम रहेगा। तो बच्चों एक बार अच्छी तरह से समझ लें कि इस समूह के जो नाइट्रोजन सारक होंगे, इस समूह के जो नाइट्रोजन सारक होंगे प्यूरिन समूह के, वो अपने नवे स्थान से, ये ध्यान रखना, किस जगह से? अपने इस जगह से। और यहां ये किससे जुड़ने वाले हैं बेटे? ये जुड़ने वाले हैं नाइट्रोजन बेस से। और नाइट्रोजन बेस से जो जुड़ने वाले, ये तो नाइट्रोजन बेस है, ये किससे जुड़ने वाले होंगे यहां पर बेटे? शुगर से जुड़ने वाले होंगे। ये ध्यान रखना, यानी यहां पर आपको लेना है शुगर, और शुगर का हमेशा कौन सा कार्बन रहेगा? पहला कार्बन रहेगा। तो याद हुआ, इस समूह के जो नाइट्रोजन सारक है अपने नवे स्थान के नाइट्रोजन एटम के द्वारा ये शुगर के हमेशा पहले कार्बन से जुड़ेंगे। यहां तक भी क्लियर हुआ। तो इधर जो बेटे एडिनिन नाइट्रोजन सारक है वो अपने नवे स्थान से शुगर के पहले कार्बन से जुड़ रहा है। दूसरा यहां पर ग्वानिन नाइट्रोजन सारक है, और ये अपने नवे स्थान के नाइट्रोजन परमाणु द्वारा ये शुगर के पहले कार्बन से जुड़ रहा है। लेकिन बच्चों इन नाइट्रोजन सारक और शर्करा के बीच में बंद कोण भी पाया जाता है, बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है। तो यहां पर इसका जो बंद कोण होगा ये होगा बेटे 51 डिग्री का, और इसका जो बंद कोण होगा ये होगा 54 डिग्री का। यानी इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी आपको याद हो गया। क्या क्या बॉन्ड एंगल है? अगर एडिनिन शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है तो बंद कोण रहेगा 51 डिग्री का। तो बच्चों याद रखना कि जो एडिनिन नाइट्रोजन सारक है यह हमेशा प्यूरिन ग्रुप का है। तो प्यूरिन ग्रुप का है तो कौन सा स्थान रहेगा? नवा स्थान रहेगा। मैंने क्या कहा कि प्यूरिन समूह के जो नाइट्रोजन सारक हैं यह अपने नवे स्थान के परमाणु द्वारा शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे, तो प्यूरिन समूह में बेटे एडिनिन और ग्वानिन दो तरह के नाइट्रोजन सारक आते हैं। तो एडिनिन का तो हमेशा नवा स्थान रहेगा और शुगर का हमेशा पहला कार्बन रहेगा। जिस बंध के द्वारा जोड़ेंगे वह बंध कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस बीच में नाइट्रोजन सारक और शर्करा के बीच में जो बंध कोण बनेगा वह रहेगा बेटे 51 डिग्री का। उसी तरह से हमारे पास में ग्वानिन है, और ग्वानिन वही प्यूरिन समूह है, तो 9 स्थान का परमाणु, और ये शर्करा के पहले कार्बन से जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा उसका नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जिस बंध कोण इनके बीच में बनेगा ये बंध कोण रहेगा 54 डिग्री। और प्यूरिन ग्रुप के एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में पहले तो लिखना बेटे एडिनिन नाइट्रोजन बेस, और दूसरा एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना है ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। तो इसमें दो आएंगे, एक तो एडिनिन नाइट्रोजन सारक और दूसरा होगा ग्वानिन नाइट्रोजन सारक। तो बच्चों यहां अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कितने अणुओं के द्वारा? 3। पहला अणु याद हुआ नाइट्रोजन सारक, दूसरा अणु याद हुआ शर्करा, और तीसरा अणु क्या याद होगा बेटे? फॉस्फेट ग्रुप। पहला अणु अपन पढ़ रहे हैं वो अणु का नाम है नाइट्रोजन सारक। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितने प्रकार के नाइट्रोजन सारक? 5। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आज तक ऐसे याद करना, समूह कितने में बेटे? 2, प्यूरिन समूह
और पिरिमिडीन समूह। अब अपन आ गए सबसे पहले प्यूरिन समूह पर। तो प्यूरिन समूह जो है इसमें दो तरह के नाइट्रोजन क्षारक आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। बेटे एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक है, ये प्यूरिन समूह के। क्यों कहा प्यूरिन समूह? क्योंकि इसमें एक वलय पाई जाती है और उस वलय का क्या नाम होगा? प्यूरिन वलय। ये जो प्यूरिन वलय है ये द्विचक्रीय है। पहला चक्र इसमें षटकोणीय होगा जिसे पिरिमिडीन वलय कहेंगे। दूसरा चक्र बेटे इसमें पंचकोणीय होगा जिसे अपन इमिडेजोल कहेंगे। तो इसमें एक अतिरिक्त ध्यान रखना, इमिडेजोल ये केवल प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षारकों में पाई जाएगी, ये पिरिमिडीन समूह के नाइट्रोजन क्षारकों में नहीं पाई जाएगी। अब इसमें बेटे ध्यान रखना कि जो एडेनिन है ये इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है वो अपने 9वें स्थान के, ये ध्यान रखना, यानी इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो अपने 9वें स्थान के एटम के द्वारा ये शर्करा के हमेशा पहले कार्बन से जुड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से बंध कोण रहेंगे? तो बेटे एडेनिन तो अपने 9वें स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा, बंध कोण 51 डिग्री। गुआनिन शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा और बंध कोण 54 डिग्री। तो इस तरह से ये पहला समूह हुआ प्यूरिन समूह। इसका दूसरा समूह अपने पास में आता है, तो इसका जो दूसरा समूह रहेगा ये दूसरा समूह रहेगा पिरिमिडीन समूह। पिरिमिडीन समूह दूसरा समूह रहेगा पिरिमिडीन समूह। और इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक आएंगे TUC, यानी इसमें थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो पिरिमिडीन समूह का पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? उपस्थित वलय। उपस्थित वलय, तो इसमें एक ही वलय पाई जाएगी और इस वलय का नाम होगा यानी पिरिमिडीन वलय। पिरिमिडीन वलय। और ये जो पिरिमिडीन वलय है बेटे ये मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक और एक ही चक्रीय है। और ये वलय आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन ये यहां पर ये इस तरह से बेटे ये वलय होगी 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये वलय कितने एटम वाली होगी? तो याद रखना इसमें एटम होंगे 6 एटम्स। और 6 एटम्स में आपको याद रखना है कि 2 एटम्स तो नाइट्रोजन होंगे और बेटे 4 एटम्स यहां पर कार्बन होंगे। तो एक बार अच्छी तरह से देख ले कि इस पिरिमिडीन समूह के अंदर जो वलय पाई जाएगी उस वलय का नाम क्या है? उस वलय का नाम है बेटे यानी पिरिमिडीन वलय। और पिरिमिडीन वलय एक चक्रीय है, एक चक्र है, केवल एक ही साइकिल के अंदर ये पाई जाएगी और 6 परमाणु से मिलकर बनी होगी। 6 परमाणु इसके अंदर पाए जाएंगे, उनमें से बेटे 2 परमाणु तो नाइट्रोजन है जो आपको नजर आ रहे हैं और यहां पर 4 परमाणु क्या है? यहां पर कार्बन के हैं। यहां तक क्लियर? उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है, यानी इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है, इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक अपने तीसरे स्थान के, ये ध्यान रखना, अपने तीसरे स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, पहले कार्बन से जुड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, यानी कौन से कार्बन से? पहले कार्बन से, जिसको आप कहोगे C1। तो एक बार याद कर लो बच्चों कि इसमें ये तीसरा यहां पर हमारे पास में स्थान है और ये यहां पर जुड़ेगा किससे? शर्करा से, यानी शुगर से। तो शुगर का हमेशा कौन सा कार्बन रहेगा? पहला कार्बन रहेगा। तो एक बार और ध्यान से पढ़ लो कि इस ग्रुप के जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे पिरिमिडीन समूह के, तो पिरिमिडीन समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे बच्चों वो अपने तीसरे, ये वर्ड याद करना, तीसरे स्थान के। अब तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है? यहां पर N3 आ रहा है बेटे। तो अपने तीसरे स्थान से ये शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं। अब किस तरह से जुड़ेंगे? तो यहां आप इसके एग्जाम्पल के रूप में देखो बेटे कि हमारे पास में पहले थायमीन है। अब ये थायमीन यहां पर आप देखिएगा कि ये शुगर है, ये पहला कार्बन है, तो ये तो है यहां पर शुगर। तो शुगर का पहला कार्बन बॉन्ड वही रहेगा, क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद में इसका एटम कौन सा रहेगा? N3। फिर उसके बाद में U आ जाओ, तो यहां पर बेटे वही शुगर का पहला कार्बन, तो ये शुगर है, याद रखना बच्चों, ये शुगर, और इसका ये
यहाँ पर पहला कार्बन और ये N3, फिर यहाँ पर आ जाएगा C, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा ये शुगर और शुगर का पहला कार्बन। बॉन्ड याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। यानी यहां पर जो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एक तो थायमीन, अभी नाम लिख दूंगा बच्चों, उसके बाद में यूरेसिल और साइटोसिन। क्या याद हुआ था आपको कि इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है अपने तीसरे स्थान के परमाणु द्वारा, तो यहां पर तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है N3, तो N3 और यहां भी आप लिख सकते हैं यानी N3, और ये तीनों नाइट्रोजन क्षारक शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ रहे हैं, पहले कार्बन से जुड़ रहे हैं, शुगर के पहले कार्बन से जुड़ रहे हैं। अब यहां पर बंद कोण, तो बंद कोण याद रखना, इसका बंद कोण होगा 50 डिग्री का, इसका बंद कोण होगा बेटे 51 डिग्री का, इसका बंद कोण होगा यहां पर 52 डिग्री का। तो कभी अगर मान लेते हैं गहराई में क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के बीच में कौन कौन से बंद कोण पाए जाते हैं, तो बेटे थायमीन और शुगर के बीच में तो 50 डिग्री का, यूरेसिल और शुगर के बीच में 51 डिग्री का, और अगर साइटोसिन और साथ में शुगर के बीच में तो 52 डिग्री का। तो बच्चों याद करो कि इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वह शुगर के हमेशा पहले कार्बन से जुड़ेंगे अपने तीसरे स्थान से। तो क्या याद हुआ कि नाइट्रोजन क्षारक चाहे कोई सा भी हो लेकिन शर्करा का हमेशा पहला कार्बन रहेगा और बंद क्या रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये याद करना है कि अगर प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षारक हैं तो याद आ रहा है 9वें स्थान से जुड़ेंगे शर्करा के पहले कार्बन से, और अगर पिरिमिडीन ग्रुप के नाइट्रोजन क्षारक हैं तो बच्चों याद रखना अपने तीसरे स्थान से जुड़ेंगे शर्करा के पहले कार्बन से। बंद कोण में अगर एडिनिन जुड़ेगा शुगर से तो 51 डिग्री का कोण, अगर ग्वानिन जुड़ेगा शर्करा से तो बेटे 54 डिग्री का कोण, अगर यहां पर थायमीन जुड़ेगा तो 50 डिग्री, यूरेसिल जुड़ेगा तो 51 और साइटोसिन जुड़ेगा तो 52। तो ये जो पिरिमिडीन ग्रुप के बीच के जो बंद कोण है 50, 51 और 52 डिग्री का आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल में आप देख ले, तो एग्जाम्पल में बेटे पहला एग्जाम्पल तो टी से क्या बनेगा यहां पर थायमीन, इसको आप टी से ध्यान रखेंगे, और दूसरा यहां पर दे रखा है यूरेसिल, और यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करेंगे। और याद रखना ये तो केवल बेटे ओनली डीएनए में पाया जाएगा और ये केवल कहां पाया जाएगा, आरएनए में। उसके अलावा तीसरा आपको यहां याद रखना है साइटोसिन, और इसको आप किसे प्रदर्शित करेंगे, सी से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यहां पर आप देख लो कि पिरिमिडीन समूह के अंदर ये 3 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक है, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये था हमारे पास में यानी न्यूक्लिक एसिड का पहला अणु जिसको क्या कहा, नाइट्रोजन क्षारक। अब एक बार मैं दोहरा देता हूं बच्चों, नाइट्रोजन क्षारक जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड में 5 प्रकार के होते हैं जो 2 समूह में पाए जाते हैं। पहला समूह क्या है, प्यूरिन समूह, और दूसरा समूह क्या है बेटे, पिरिमिडीन समूह। प्यूरिन समूह में जो पाई जाती है वलय वह है प्यूरिन वलय, और यह द्विचक्रीय होती है। पहली वलय का नाम है पिरिमिडीन और दूसरी वलय का नाम है जो है इमिडाजोल। प्यूरिन समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये अपने 9वें स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, और जिस बंध के द्वारा जुड़ेंगे वह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अब आ जाओ दूसरा समूह पिरिमिडीन समूह। तो पिरिमिडीन समूह में जो उपस्थित वलय होगी, क्या नाम होगा उस वलय का, तो उस वलय का नाम होगा बच्चों पिरिमिडीन वलय, और ये एक चक्रीय होगी, एक ही साइकिल होगी, और ये साइकिल होगी षटकोणीय पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन वलय है, इसमें 6 एटम होंगे बेटे टोटल, जिसमें से 2 एटम तो नाइट्रोजन के होंगे और 4 एटम जो है कार्बन के होंगे। इतना आपको याद हो गया। उसके बाद में देखो इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है वो अपने तीसरे स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। अब यहां पर थायमीन है तो शुगर के पहले कार्बन से, यूरेसिल है तो शुगर के पहले कार्बन से, और साइटोसिन है तो शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। तो पहला अणु पूरा हुआ। क्या था बेटे हमारा पहला अणु, यानी पहला अणु था हमारे पास में यानी जो है नाइट्रोजन क्षारक। इसमें अब दूसरा अणु की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, और दूसरा अणु होगा इसके अंदर नंबर 2 अणु जो होगा, और 2 अणु यहां पर होगा शुगर यानी शर्करा, शुगर
यानी शर्करा। तो आइएगा बच्चों, ये शुगर किस रूप में होती है और कैसी होती है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें शुगर पाई जाती है बेटे न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो ये शुगर एक तो कैसी होती है, पेंटोज होती है। पेंटोज, ये याद रखना, कैसी शर्करा होगी, पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा में भी याद रखना बेटे ये होगी एल्डोज शुगर, एल्डोज शर्करा। यानी दो आपको पॉइंट याद रखना है कि एक तो ये 5 कार्बन वाली होगी, ये ध्यान रखना, इसमें 5 कार्बन होंगे और इसमें जो समूह होगा वो कैसा होगा बेटे, एल्डिहाइड समूह होगा। यानी यहां पर आप देखो कि यहां जो शुगर होगी ये शुगर कैसी होगी, यानी इसके अंदर होगा एल्डिहाइड समूह CHO। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाने वाला दूसरा अणु है शर्करा। तो शर्करा में ध्यान रखना कि पहला पॉइंट तो याद रखना बेटे पेंटोज प्रकार की शर्करा होगी यानी 5 कार्बन वाली, और दूसरा ये एल्डोज प्रकार की होगी क्योंकि इसके अंदर जो समूह पाया जाएगा वह एल्डिहाइड होगा। बेटे पेंटोज जो शुगर होती है या जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक तो एल्डोज होता है और एक कीटोज होता है। लेकिन डीएनए और आरएनए के अंदर या न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शर्करा होती है एक तो 5 कार्बन वाली होती है और ये 5 कार्बन वाली शर्करा जो है ये एल्डोज प्रकार की होगी। अब यहां पर ये जो शुगर है, ये शुगर बेटे इस तरह से ध्यान रखना कि नॉर्मल अपन ये शुगर का डायग्राम यहां पर बनाते हैं। तो यहां आप देखो ये इसका पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये यहां पर इसका 5वां है। तो पहले कार्बन से ये हमेशा नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ती है और तीसरे कार्बन से और 5वें कार्बन से बेटे ये हमेशा जुड़ती है किससे, फॉस्फेट से। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि जो शर्करा है, तो शर्करा जो बॉन्ड है यानी शर्करा, तो ये इसका जो बंधन है या अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट तो किसके साथ रहेगा, यानी नाइट्रोजन क्षारकों के साथ में, और एक अटैचमेंट जो होगा, यानी इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं बेटे कि जो शुगर का यहां पर होगा यानी ये शुगर है। अब शुगर जो है यानी यहां पर जो शर्करा है ये शर्करा यानी शुगर। अब शुगर के यहां पर पहला कार्बन भी दे रखा है और एक तीसरा और एक 5वां। तो पहले कार्बन से हमेशा ये किससे जुड़ेगी, नाइट्रोजन क्षारक से। याद आ रहा है ना कि नाइट्रोजन क्षारक चाहे कैसा भी हो लेकिन शर्करा का हमेशा पहला कार्बन रहेगा। तो पहला कार्बन रहेगा और बंध का नाम क्या होगा, तो बंध का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरा यहां पर ये जुड़ेगी बेटे किससे, यानी फॉस्फेट से। तो आप देखो कि इसका तीसरा कार्बन और इसका 5वां कार्बन ये जुड़ेगा फॉस्फेट से और नाम होगा फोस्फोडाइएस्टर, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये आपको इसका अटैचमेंट याद रखना है, यानी शुगर का जो अटैचमेंट है, इसका जो अटैचमेंट है बेटे वह एक तो इसका कार्बन है पहला कार्बन, तो पहला कार्बन हमेशा नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ेगा और इसका तीसरा और जो 5वां कार्बन है यह हमेशा किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से जुड़ेगा। यहां तक क्लियर। तो ये तो इसका पहला पॉइंट याद रखना। और न्यूक्लिक एसिड में ये शर्करा होती है, ये होती है बेटे 2 प्रकार की, यानी शुगर जो है ये 2 प्रकार की होगी। उसमें पहली शुगर यहां पर लेंगे अपन, तो पहली शुगर का नाम होगा राइबोज शुगर, यानी पहली शर्करा क्या होगी, राइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा का जो सूत्र बनेगा, जो आणविक सूत्र होगा, ये होगा C5 और बेटे H10 और होगा O5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन और जो साथ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2:1 का पालन करेंगे। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि पहली शर्करा कौन सी है, राइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा का जो आणविक सूत्र है C5 H10 और O5, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा ये 2:1 आएगा। इसका जो सूत्र होगा बेटे, यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो सूत्र बनेगा, ये सूत्र इस तरह से बनेगा, याद रखना कि ये शुगर है,
और यहाँ पर ये पेंटोज प्रकार की एक वलय है। इसमें पहला कार्बन है तो पहले कार्बन पर ये आपको याद रखना है H। उसके अलावा बेटे यहाँ पर H और ये OH, यहाँ पर भी आपको याद रखना है H और OH, और यहाँ आपको याद रखना है यानी CH2OH और साथ में यहाँ पर H। तो ये इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। 5 कार्बन वाली शर्करा है ये, इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये यहाँ पर 5वां कार्बन। तो बच्चों इस शर्करा जो है उसमें पहला प्रकार है या न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार की शर्कराएं होती है और पहली शर्करा का नाम है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का जो सूत्र है फॉर्मूला है C5H10O5, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का पालन होता है। इसका सूत्र आपको यहां से याद रखना है, ये राइबोज का सूत्र है और इसके एग्जाम्पल यानी ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है आरएनए। आरएनए है, एटीपी है, एनएडीपी वहां पर ये मिलती है, लेकिन मुख्य उदाहरण आपको याद रखना है कि ये आरएनए में पाई जाती है। तो बच्चों शुगर कौन सी होगी न्यूक्लिक एसिड में? पेंटोज प्रकार की। पेंटोज में भी कौन सी होगी? एल्डोज प्रकार की। उसके बाद में ये शुगर का एक सामान्य फॉर्मूला है। तो शुगर अपने पहले कार्बन से हमेशा किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजन सार्को से। बॉन्ड का नाम क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अपने तीसरे कार्बन से और अपने 5वें कार्बन से किससे जुड़ेगी बेटे? यानी फॉस्फेट से। बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। और पहली शर्करा 2 प्रकार की शर्करा न्यूक्लिक एसिड में पाई जाएगी। तो पहली शर्करा का नाम है राइबोज। ये फॉर्मूला है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का पालन होता है और ये इसका वलय सूत्र है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है आरएनए। दूसरी शर्करा जो इसके अंदर होगी बेटे यानी सेकेंड टाइप की जो शर्करा होगी ये होगी हमारे पास में डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज अगली जो शर्करा होगी ये डीऑक्सीराइबोज होगी। अब ये जो डीऑक्सीराइबोज है इसका सूत्र आपको याद रखना है C5 यानी H10 और O4। तो बच्चों यहां आपको याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन और अनुपात ऑक्सीजन में 2:1 का पालन बोलो तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन तो कितना आ रहा है? 10 और ऑक्सीजन कितनी आ रही है? 4। तो बेटे यहां पर 2:1 का पालन नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का पालन नहीं हो रहा। तो बताओ कैसे? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो बेटे सूत्र बनेगा, ये सूत्र आपको ऐसे याद रखना है कि यहां पर ये इस तरह से अपन इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये तो वही पहला कार्बन है, तो पहले कार्बन पर तो वही OH और H आप याद रखेंगे। ये पहला कार्बन है, ये इसका दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये ध्यान रखना बेटे, ये तीसरा है। यहां आपको याद रखना है H और H। यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, इस जगह पर रहेगा H और OH और यहां इसका सेम वही बनेगा C5 और ये CH2 यहां पर आप बना सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होगा CH2OH, यानी ये जो फॉर्मूला बनेगा यहां पर ये बनेगा CH2OH। क्लियर? और यहां आपको इधर यहां पर हो जाएगा H। अब यहां पर क्या है, ये जो डीऑक्सीराइबोज है ये राइबोज से डिफरेंट क्यों है? तो इस जगह पर फोकस करो बेटे, यानी सेकंड कार्बन पर या दूसरे कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर यहां आपको याद रखना है सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी, एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी। तो बच्चों ये याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये राइबोज शर्करा से किस कारण से भिन्न है, तो डीऑक्सीराइबोज का जो दूसरा कार्बन है ये वाला, तो ये वाला जो दूसरा कार्बन है इस पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। ध्यान रखना, अणु की नहीं, एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होगी। तो कमी होते फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C5H10O4। तो ये यहां पर डिफरेंट है और इसका जो एग्जाम्पल है ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर? डीएनए में। तो ये ध्यान रखना, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज। तो बच्चों यहां अभी अपन ने दूसरे अणु के बारे में पढ़ा
तो न्यूक्लिक एसिड का जो दूसरा अणु था ये कौन सा था, यानी शर्करा। तो शर्करा बेटे याद हो गई कौन सी प्रकार की है, पेंटोज प्रकार की है। पेंटोज में भी कौन से, एल्डोज की है। अब शुगर का जो पहला कार्बन है वो हमेशा नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़ता है, किस बंध के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। शुगर का बेटे तीसरा और पांचवा कार्बन है वह फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, किस बंध के द्वारा जुड़ेगा, तो जवाब है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार की शुगर पाई जाएगी, पहली तो राइबोज शुगर और दूसरी कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर ध्यान रखना बेटे, जिसके अंदर C5H10 और O5 ये सूत्र होगा, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का पालन होगा, और ये कहां मिलेगी आपको, आरएनए में। दूसरा इसमें जो शर्करा होगी वह डीऑक्सी राइबोज होगी बेटे, और ये जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का पालन नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C5H10O4, तो इसके दूसरे नंबर के कार्बन पर यह ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कार्बन से डीऑक्सी राइबोज शर्करा राइबोज शर्करा से भिन्नता प्रदर्शित करती है। तो कौन से नंबर के कार्बन से करती है, दूसरे नंबर के कार्बन से करती है। और किस कारण से करती है, तो दूसरे नंबर पर बेटे OH होना चाहिए था, यानी यहां पर इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, OH। लेकिन यहां OH नहीं है, एक ऑक्सीजन यहां पर नहीं होती, केवल H होता है। तो यहां पर दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, और यह शुगर पाई जाएगी डीएनए में। यहां तक क्लियर। तीसरा अणु जो यहां पर पाया जाएगा यह पाया जाएगा बेटे फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। और ये फॉस्फेट समूह जो पाया जाता है ये पाया जाता है H3PO4 के रूप में। तो ये ध्यान रखना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी इसको कहते हैं। तो डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर ये यहां पर आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, और ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो कि ये यहां पर OH और OH और यहां पर OH और ये डबल बॉन्ड O। तो ये यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के 4 हो गए और हाइड्रोजन 3 और फॉस्फेट 1। तो इस रूप में ये फॉस्फेट अणु जो है न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। और ये भी आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसा अणु है जो ये डीएनए और आरएनए में समान होगा, यानी डीएनए व आरएनए में समान। तो ये बच्चों याद रखना है कि जो फॉस्फेट समूह है ये डीएनए और आरएनए में समान होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में यूरेसिल होगा। शर्करा की बात करें बेटे तो डीएनए के अंदर तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी और आरएनए के अंदर राइबोज होगी। अब मुझे बता दो कि न्यूक्लिक एसिड का जो नामकरण है वो किसके आधार पर दिया है। ऑप्शन दे रहा हूं बेटे, नंबर 1 नाइट्रोजन क्षारक, नंबर 2 शर्करा, नंबर 3 फॉस्फेट और नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। ओके, क्विक आंसर। ओके, तो यहां पर बेटे जवाब गया शर्करा, क्योंकि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वह शर्करा, यानी न्यूक्लिक एसिड का जो नामकरण है वह शर्करा के आधार पर दिया गया। तो यह था बेटे हमारे पास में, यानी आज का टॉपिक था। और यह आज का टॉपिक कौन सा था, यानी न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो मोशन मंच की ओर से एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक फिर शुरू करेंगे। ओके बेटा, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।